हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2, जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसके अंदर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि डेट की जो रीपेमेंट है, इंटरेस्ट के साथ हम प्रिंसिपल भी पे करते हैं, तो इसके अंदर वी जो है वो वैल्यू ऑफ द डेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट है, आई जो है इंटरेस्ट है, पी जो है प्रिंसिपल है, 1 का मतलब होता है कि जो 1 साल ख़त्म होने के एंड में पे किया जाता है। 1+1 इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी 1 प्लस के डी 2 सो ऑन। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, लेकिन जब इसकी रिडम्पशन होती है तो फेस वैल्यू पे की जाती है। और इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये बिल्कुल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनफ्लोज हम कोई एक आर्बिट्रेरी डिस्काउंट फैक्टर चूज़ कर लेते हैं, और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा आता है तो हम हाई रेट ऑफ डिस्काउंट ले लेते हैं। ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास दो ऐसे रेट्स नहीं आ जाते, एक पे हल्की सी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है, एक पे हल्की सी नेगेटिव होती है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड है वो इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर लाई करती है। फिर उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज़ प्रेफर्ड ओवर इक्विटी। यहाँ पे भी डिविडेंड देना ऑब्लिगेशन नहीं होता, और ये होता है कि अगर डिविडेंड देना है तो सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना है, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को देना है। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बट ये नहीं हम कह सकते कि ये कॉस्ट फ्री हैं। चाहे डिविडेंड की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट फिर भी क्या होता है कि डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट टाइम फिनांसिंग करनी है तो इन्वेस्टर को मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो है वो मीटअप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो कॉस्ट के पी जो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है, डी जो है डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय प्रोसीड्स। और अगर ये डिस्काउंट पे इशू किया है या प्रीमियम पे किया है या इसके ऊपर इशू के ऊपर कुछ खर्चा होता है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स होता है। और अगर हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसकी कुछ देर के बाद रिडम्पशन होती है, रीपेमेंट होती है, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला लगाते हैं डिविडेंड प्लस ब्रैकेट के अंदर है मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय 1/2 मार्केट वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। जैसे हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है। हमने 10 लाख वैल्यूज़ के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं जिसकी रिडेम्पशन जो है 10 ईयर्स के बाद है। हमने इनको रीपेमेंट जो करनी है प्रीमियम पे करनी है, और जो कॉस्ट ऑफ इशू जो है 2 रुपीज़ पर शेयर है। यहाँ पे हमने फार्मूले के अंदर क्या है कि इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो प्रीमियम पे करनी है, तो 10,50,000 है, और जो हमने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उसके ऊपर 20,000 का खर्चा है, तो नेट प्रोसीड्स हमारे पास 9,80,000 के आते हैं। तो डिविडेंड जो है 10 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 1 लाख बनता है, और 1 लाख प्लस ब्रैकेट के अंदर है 10,50,000 माइनस 9,80,000 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आती है 10.54% आती है। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल भी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर भी कोई कॉस्ट नहीं पे करनी, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई डिविडेंड जो होता है लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आफ्टर टैक्स बचते हैं उनके अंदर से पहले हम प्रेफरेंस शेयर को देते हैं, उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को हम उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन नहीं पे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम फिनांसिंग करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर की मिनिमम एक्सपेक्टेशन को मीटअप किया जाता है, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल भी कॉस्ट होती है। इसका जो फर्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड है, जिसके अंदर अगर फ्रेश इशू है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, और अगर ये एग्जिस्टिंग इक्विटी के हम निकाल रहे हैं
तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। अगर इक्विटी शेयर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो 20 डिवाइडेड बाय 110, वहाँ पे कॉस्ट इसकी 18.18 आती है। और अगर मार्केट प्राइस दे रखी है तो जैसे मार्केट प्राइस 160 है तो 20 जो है डिविडेंड पर शेयर है, वहाँ पे ये 12.5% है। ये मेथड हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम ये मानते हैं कि डिविडेंड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही, डिविडेंड जो है हमारा कांस्टेंट है, अर्निंग भी हमारी जो है कांस्टेंट है। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड जो है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड है। यहाँ पे हम ये मतलब मान के चलते हैं कि डिविडेंड के अंदर हमारी हमेशा ग्रोथ होती है। जैसे इसके अंदर ये है कि अगर D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस G है, D1 का मतलब होता है कि जब साल ख़त्म होने पे हम जो डिविडेंड पे करते हैं, D0 जो होता है जो प्रीवियस ईयर के अंदर हमने डिविडेंड पे किया होता है 1 + G डिवाइडेड बाय NP + G। और अगर हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के अंदर करना है तो D1 डिवाइडेड बाय MP + G है। इसी को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। वहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है, डिविडेंड पेड लिखा है कि डिविडेंड पेज लिखा हुआ है। यहाँ पे मार्केट प्राइस है 40, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर का मतलब है D0 है। अगर डिविडेंड पेज लिखा होता तो वो D1 होता। यहाँ पे हमने ग्रोथ रेट है 5%, हमने फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ डाल देनी है। वहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कैलकुलेट कर लेनी है। फिर उसके बाद है अर्निंग यील्ड मेथड, ये हम वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हम अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, और अगर ये एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो वहाँ पे हम लगाते हैं अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्रोसीड्स। ये मेथड हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हम मानते हैं कि अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट है और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमारा 100% है, और जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो भी अर्निंग पर शेयर से ही इन्फ्लुएंस होती है। इसी के अंदर एक लास्ट मेथड है जो मैंने इसमें नहीं लिखा, रियलाइज्ड यील्ड मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि हम पास्ट ईयर्स की रिटर्न लेते हैं, उसका वहाँ पे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं या रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो उसके अंदर जो पास्ट के अंदर हमने डिविडेंड पे किया होता है और प्लस जो शेयर सेल किए होते हैं वहाँ पे जो कैपिटल गेन होता है उनको भी हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी जब डिसीजन लेती है कि उसने अपने पास पैसा रखना है या शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में देना है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अगर हम शेयर होल्डर को पैसे देते हैं तो वह कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से कुछ इनकम जनरेट होएगी, तो वो उनकी तो वहाँ पे हम रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे D1 डिवाइडेड बाय NP + G है, और अगर ये एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो D1 डिवाइडेड बाय MP + G है। बट कई बार क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर को हम पैसे देते हैं उसके ऊपर वो टैक्स भी पे करते हैं, और कहीं पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो ब्रोकरेज वगैरह या कोई खर्चा भी पे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल के उसके अंदर से हम फार्मूले के अंदर लगा देते हैं 1 - T × 1 - V। B जो होता है खर्चा होता है, वो करके हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल लेते हैं। अगर हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से ज़्यादा है तो हमें रिटेन करना चाहिए, और अगर हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से कम है तो हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। उसके बाद है कि नेचुरली ये जो मैंने अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया है, ये स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट हमने अलग अलग कैलकुलेट की है। यहाँ पे हमने देखना है कि जो भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग मिक्स लगाया हुआ है उसकी ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे है समेशन XW डिवाइडेड बाय समेशन W। X का मतलब है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फिनांस, W का मतलब है पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक सोर्स। उसके बाद है ये डेट है, यहाँ पे उसका मैंने पोर्शन कैलकुलेट किया हुआ है, उसकी जो कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ऐसे प्रेफरेंस का किया है, ऐसे इक्विटी शेयर का किया है, ऐसे रिटेन अर्निंग का किया है। पहले हमने प्रोपोर्शन निकाल लेना है, जो पोर्शन है वो वेट है और जो उसकी कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 9.60 आ जाती है।